उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त मिलेंगे इंसुलिन इंजेक्शन। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने की घोषणा। विधानसभा सत्र आयोजित करने को लेकर फिर राजनीति गर्मा गई। देहरादून में विस सत्र को लेकर हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा, यह उत्तराखंडीयत और गैरसैंण का अपमान है। उत्तराखंड में बादल का मौसम मिजाज बदल गया है। मौसम का पहाड़ से मैदान तक छाए रहेंगे बादल। बड़ी ठंड और अगले 4 दिन भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के और कोरोना वायरस को लेकर के जांच तेज कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार की ओर से 2 दिन में 9000 पुलिसकर्मियों के टेस्ट किए गए हैं। पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद इस टेस्टिंग की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। 43 पॉजिटिव और IRB बैल पड़ाव हॉट स्पॉट बना हुआ है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। डीजीपी के आदेशों के बाद जांच को और तेज कर दिया गया है। प्रदेश में अब तक 9000 पुलिसकर्मियों के एंटीजन टेस्ट के बाद प्रदेश में 43 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। इनमें IRB यानी द्वितीय बैल पबाड़ हॉट स्पॉट बन गया है। यहाँ बुधवार को कुल 70 लोगों के टेस्ट हुए, जिनमें से 22 में संक्रमण की पुष्टि एंटीजन टेस्ट में हुई है। तो दोपहर तक अंतिम आंकड़े भी बता दिए गए। पुलिस मुख्यालय के पास पहुंचने की उम्मीद ये भी जताई जा रही है। आगे के जो टेस्ट किए गए हैं उसके आंकड़े भी दोपहर तक पहुंच सकते हैं पुलिस कार्यालय। तो ये बड़ी जानकारी है। पुलिस जो संक्रमित पाए जा रहे हैं, लगातार 9000 पुलिसकर्मियों की जांच की गई है और इनमें से 43 पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस वक्त IRB बैल पड़ाव हॉटस्पॉट बना है कोरोना का। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन फिलहाल चिंता में भी है, क्योंकि 43 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। 2 दिन के अंदर 9000 पुलिसकर्मियों की जांच की गई है, जिनमें से 43 पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंताजनक बात है। ये स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, पुलिस कार्यालय के लिए डीजीपी की तरफ से जांच को और तेज करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो उत्तराखंड में वायरस जो एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। हालात सामान्य हो चले थे, वैक्सीनेशन को तेज कर दिया गया था, लेकिन पुलिसकर्मी जो संक्रमित पाए गए हैं, अब उत्तराखंड सरकार के लिए चिंता बढ़ गई है। फिलहाल जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की ओर से अभियान लगातार चलाया जा रहा था, जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिसकर्मियों का संक्रमित होना स्वास्थ्य विभाग के लिए भी एक चुनौती का विषय बन गया है। धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, एक और उत्तराखंड सरकार तमाम कोशिशें उनकी तरफ से की गई कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर के, सावधानी को लेकर के, वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं, 43 पुलिसकर्मी। सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में कहीं ना कहीं कोरोना के मामले कम होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार फिर कोरोना के मामले में उछाल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिसकर्मी लगातार संक्रमित पाए जा रहे हैं। जैसे 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में 9000 पुलिसकर्मियों के टेस्ट हुए और जिसमें से 43 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है उत्तराखंड सरकार के लिए भी और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी और पुलिस विभाग के लिए भी, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब से राष्ट्रपति उत्तराखंड आए थे तो कहीं ना कहीं उसमें उनके प्रोग्राम में जो पुलिसकर्मी थे उनके टेस्ट हुए थे, जिसके बाद उसमें 7 पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और डीजीपी अशोक कुमार की ओर से आदेश जारी किए गए कि सभी पुलिसकर्मियों के टेस्ट किए जाएंगे कोरोना के। और जिसके बाद 9000 पुलिसकर्मियों के टेस्ट हो चुके हैं 2 दिनों में, और जिसमें से 40 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उत्तराखंड सरकार लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से कोरोना के टेस्ट बढ़ रहे हैं, टेस्ट में बढ़ोतरी कर दी गई है, क्योंकि अब पहले टेस्ट होने बंद हो गए थे और कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड सरकार ने दोबारा से टेस्ट करने जारी कर दिए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो बॉर्डर है, यानी कि जो उत्तराखंड के बॉर्डर हैं, उन पर भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है, जो कि बाहर से अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी होगा। और साथ ही यदि किसी को दोनों डोज लगी है तो वो उत्तराखंड एंट्री कर सकता है।
धनराज, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि तमाम जगह पर ये सुविधा दी गई है कि प्रवेश गेट पर उत्तराखंड में अगर आपको प्रवेश करना है तो जांच आपकी की जाएगी, आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। इसके बावजूद पुलिसकर्मी संक्रमित पाए जाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर किसकी तरफ से लापरवाही हुई और किसकी जिम्मेदारी? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड राज्य के ही पुलिसकर्मी हैं जो उत्तराखंड में ही ड्यूटी कर रहे थे, जो अब संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं डीजीपी भी सख्त नजर आ रहे हैं। लगातार सभी पुलिसकर्मियों के टेस्ट कराए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो पुलिसकर्मी संक्रमित पाए जा रहे हैं उनको सीधा सीधा इलाज मिल सके, इसके लिए डीजीपी लगातार सख्त बने हुए हैं और साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि उनको इलाज मिल भी रहा है। लेकिन जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदारी सिर्फ ये तो सरकार की या फिर प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये जनता की भी जिम्मेदारी है सोनिका की वो अपना ध्यान रखें और जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करें, मास्क लगाकर रखें, क्योंकि उत्तराखंड सरकार लगातार जनता से अपील करती रही है कि हमेशा मास्क लगा के रखें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। तो केस कम जरूर हुए थे, लेकिन एक बार जिस तरीके से उछाल केस में आया है कि पुलिसकर्मियों में भी संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो इसके लिए भी लगातार उत्तराखंड सरकार नजर बनाए हुए है और साफ तौर पर ऐसे जो पुलिसकर्मी है जो संक्रमित पाए जा रहे हैं उनको इलाज के लिए आश्वासन भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल धनराज, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन्हें आम नागरिक की सुरक्षा के लिए कहा गया है वो खुद संक्रमित पाए जा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। आप भी धनराज नजर बनाए रखिएगा, आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड का मुद्दे का हल होते ही अब भू कानून का मुद्दा सामने है। सरकार के इस पे भी फैसला लिया जाना है। कहा जा रहा है कि बैठक की जाएगी सरकार की ओर से। तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम पर कदम पीछे खींचने के बाद प्रदेश सरकार अब भू कानून को लेकर दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर। सबकी निगाहें अब सरकार पर लगी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की है, उसने 7 दिसंबर की देहरादून में एक अहम बैठक बुला ली। इस बैठक के बाद समिति उसे अब प्राप्त हो चुके 163 सुझावों का मंथन किया जाएगा। इस दौरान जन सुनवाई के बाद समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है। धनराज लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धनराज, देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा जैसे ही सरकार ने कदम पीछे ली है, इसके बाद अब भू कानून के मुद्दे को लेकर के सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट आपके पास, किस तरीके से सरकार फैसला ले सकती है? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर सरकार ने कदम पीछे हटाए और देवस्थानम बोर्ड को कहीं ना कहीं भंग कर दिया गया है, तो अब उसी के बाद लगातार भू कानून की मांग भी लगातार उठने लगी है कि जनता लगातार मांग कर रही है कि भू कानून उत्तराखंड में बनाया जाना चाहिए, जिसको लेकर एक समिति भी गठित की गई थी। उसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई है, लेकिन अब उस पर फैसला आना है। तो कहना चाहिए इसके लिए 7 तारीख को यानी कि 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक बुलाई है। उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि भू कानून आखिर बनेगा कैसे, क्योंकि पहले ही उत्तर प्रदेश में भू कानून बन चुका है और वहां से भी अध्ययन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है कि यूपी का भू कानून किस तरीके से बनाया गया है, उसी की तर्ज पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ही भू कानून बनाया जाएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जब ये भू कानून बनेगा तो किस तरीके से भू कानून बनता है, क्योंकि सोनिका आपको बता दें जिस तरीके से 2022 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर दबाव में सरकार जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार को भू कानून जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड भंग किया है, तो इसी तरीके से भू कानून भी सरकार को बनाना होगा, तभी सरकार कुछ वोटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। धनराज, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में सरकार के ऊपर तमाम मुद्दों को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, यानी सरकार के पास भी चुनौती इस वक्त दोहरी है अब। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है, तो कहना कहीं सरकार के पास चुनौती काफी है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं सत्ता भी हासिल सरकार को करनी है कि दोबारा से सत्ता हासिल कर सके। इसको लेकर दबाव जरूर बना हुआ है सरकार पर, क्योंकि विपक्ष भी लगातार मांग उठाता रहा है। तमाम मुद्दों को विपक्ष लगातार उठाता रहा है, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा हो या भू कानून का मुद्दा हो। भू कानून को लेकर लगातार विपक्ष ने भी आवाज उठाई है और भू कानून की मांग की है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर सरकार किस तरीके से भू कानून लाती है और किस तरह का भू कानून उत्तराखंड में जारी किया जाता है। और ये कहा जा रहा था धनराज की कमेटी गठित की गई है, मंथन किया जाएगा। कौन कौन इस कमेटी में शामिल है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से कमेटी गठित की गई थी जो सुभाष चंद्र की अध्यक्षता में
कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिल चुकी है। 7 दिसंबर को कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक उत्तराखंड में बुलाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में कौन कौन मौजूद होते हैं, क्योंकि भू कानून का मामला है तो कहीं ना कहीं मंत्रियों की भी इसमें सलाह ली जाएगी और सभी सुझाव भी जनता से मांगे जाएंगे कि आखिर रखिएगा। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं। IIT रुड़की के छात्र को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल अमेरिका की कंपनी की ओर से सालाना पैकेज के तौर पर 2.15 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज दिया जा रहा है। IIT रुड़की के कंप्यूटर साइंस के छात्र को इंटरनेशनल कंपनी की ओर से $2,87,550 यानी 2.15 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज मिला है। अमेरिकी कंपनी की ओर से मिला यह पैकेज संस्थान के किसी छात्र का अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पैकेज है। IIT खड़गपुर में बुधवार को शुरू हुए कैंपस प्लेसमेंट में देश भर की 35 कंपनियों ने छात्रों का साक्षात्कार किया। प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सेल के इंचार्ज प्रोफेसर विनय शर्मा ने बताया कि कैंपस प्लेसमेंट में एक छात्र को 2.15 करोड़ का इंटरनेशनल पैकेज मिला है। इसके अलावा 12 अन्य छात्रों को इंटरनेशनल ऑफर मिले हैं। 11 छात्रों को 1 करोड़ से ज्यादा की सैलरी का ऑफर मिला है। पूर्व के प्लेसमेंट की बात करें तो इंटरनेशनल पैकेज में 2 साल पहले अधिकतम पैकेज 1.53 करोड़ था, जबकि पिछले साल यह पैकेज मात्र 69.5 लाख ही था। दरअसल IIT रुड़की के छात्र को बड़ी कामयाबी हाथ में लगी है। अमेरिका की कंपनी की ओर से करोड़ों में सालाना का पैकेज मिला है। चलिए आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अब इंसुलिन इंजेक्शन मुफ्त में मिला करेगा। ये बड़ा फैसला उत्तराखंड की सरकार की ओर से लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इसकी घोषणा की है। सभी प्रकार की दवाइयां भी मुफ्त दी जा रही है, ये भी कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। तो सभी दवाइयां भी मुफ्त दी जाएगी और मुफ्त में ही इंसुलिन इंजेक्शन मरीजों को दिया जाएगा। तो उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सरकारी अस्पतालों के लिए जिस तरीके से तमाम लोग पहुंचा करते थे सरकारी अस्पताल और बहुत सी समस्याओं को सामने रखा गया, लोगों ने सीएम धामी लगातार जनता दरबार लगाते हैं। वहां पहुंचे लोग अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं और उसके बाद देखा जाता है उत्तराखंड सरकार उन समस्याओं का निस्तारण भी करती है। और उसी के तहत उत्तराखंड सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लोगों को सहूलियत दे दी गई है। सरकारी अस्पताल में मरीजों को अब इंसुलिन इंजेक्शन मुफ्त में मिला करेगा और साथ ही साथ धन सिंह रावत की ओर से कहा गया है कि दवाइयां भी मुफ्त मिलेगी। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, आगामी विधानसभा नजदीक है उत्तराखंड में और देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार तमाम फैसले ले रही है जनहित में। एक और फैसला लिया गया है, मुफ्त दवाइयां दी जाएंगी सरकारी अस्पताल में। दृष्टि से अगर बात करें तो आप देखिए कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के अंदर, मुख्यमंत्री के तौर पे जो फैसले उनको लेने चाहिए थे वो निश्चित तौर पे आप देखिए कि लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका सीधा जनता को फायदा मिल रहा है। आप देखिए कि स्वास्थ्य विभाग का जो मुद्दा लगातार विपक्षी दल उठाते आए हैं, उसी को लेकर के आप देखिए कि उत्तराखंड सरकार ने जो इंसुलिन है उसे मुफ्त में देने का वादा किया है और साथ ही साथ इसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी अधिकारी को निर्देशित किया गया और मुफ्त में अब ये इंसुलिन दी भी जा रही है। और आप देखिए कि लगातार उत्तराखंड सरकार जो सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें, वहाँ पे जो दवाइयां हैं वो भी मुफ्त मिलती है। और बीती सरकारों की अगर बात करें और उनसे तुलनात्मक अगर अभी के स्वास्थ्य के हालात की बात करें तो स्वास्थ्य सिस्टम में जो आपका दवाइयां रहती है, तमाम तरीके के इलाज रहते हैं, उनकी सुविधा बढ़ाई गई है। आप देखिए कि उत्तराखंड का जो दून मेडिकल कॉलेज है वो यहाँ का सबसे बड़ा उत्तराखंड का मेडिकल कॉलेज है और अस्पताल भी है। उसमें आप देखिए कि जो लोगों को फ्री ओपीडी जो है वो दी जाती है और साथ ही साथ ओपीडी का एक नया ढांचा, एक नई इमारत वहां पर करी गई है और साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं अब वो बिल्कुल प्राइवेट अस्पताल जैसी देखने को मिलती है। सोनिका, तो क्या जमीनी स्तर पे वाकई में जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो सब हो पाता है? लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं? देखिए लगातार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और तमाम तरीके की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, क्योंकि सरकार की अगर बात करें, सरकार दावे वादे करने की जब बात करती है तो एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट हमारी एक ड्यूटी बनती है कि उसको जमीन पे हालात उसके देखिए कि सरकार जो वादे दावे कर रही है वो हकीकत में कैसे है। तो जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है और जो वादे दावे सरकार करती है वो निश्चित रूप से वहाँ देखने को मिलती है। संख्या
इसी बीच संचित एक जानकारी ये भी दीजिएगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में फ्री पॉलिटिक्स लगातार कर रही है, क्या कहीं इसके देखते हुए तो उत्तराखंड सरकार की ओर से फैसला तो नहीं लिया जा रहा, क्योंकि चुनाव भी अब नजदीक है? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी के रूप में उत्तराखंड में स्थापित होना चाहती है और मुद्दों के ऊपर राजनीति करना किसी भी विपक्षी दल का एक कर्तव्य होता है और उसी तरीके से उनकी राजनीति होती है, क्योंकि जब तक विपक्ष में आदमी बैठा है तो तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर के राजनीति करता है। लेकिन अगर सरकार की नीयत की बात करें तो आप देखिए कि कोविड की सेकंड वेव की अगर बात ना करके थर्ड वेव की बात करें तो थर्ड वेव अगर आने की बात जो विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही है उनको लेकर के लगातार जो तैयारियों की बात करें तो सरकार ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली और सरकार ने जो वादे और दावे किए थे आप देखिए कि धरातल पर नजर आते हैं उन चीजों को। तो कहीं ना कहीं अगर विपक्षी दल इस चीज को मुद्दा बनाए तो मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पर कोई मुद्दा सामने उठता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की बात करें और तमाम तरीके की सुविधाओं की बात करें तो जो सरकार का दायित्व है सरकार उसे निश्चित रूप से निभा रही है और वो देखने को बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरीके से संजय जानकारी दे रहे थे कि उत्तराखंड सरकार की ओर से फैसला लिया गया है, अब लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दवाइयां मिलेंगी और सहूलियत लोगों को देती गई है। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी है, उत्तराखंड में अफसरों का फेरबदल किया गया है। तो विधानसभा चुनाव होने से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर अफसरों के फेरबदल किए गए हैं। IAS अधिकारी दीपक रावत को कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया है और इसी के साथ प्रशासन अकादमी नैनीताल में निदेशक पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं दीपक रावत। तो दीपक रावत को बड़ी जिम्मेदारी अब दी गई है, प्रशासन अकादमी नैनीताल में निदेशक पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे और साथ ही साथ IAS अधिकारी दीपक रावत को कमिश्नर बनाया गया कुमाऊं का। तो विधानसभा चुनाव होने से पहले ये बड़ा फेरबदल किया गया है। इससे पहले भी देखा गया था उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रशासनिक महकमे में 35 अफसरों का तबादला किया गया और अब दीपक रावत जिन्हें कुमाऊं का कमिश्नर बनाया गया है, ये फेरबदल किया गया है। 2007 के अधिकारी हैं ये, प्रशासन अकादमी नैनीताल में निदेशक पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। तो उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फेरबदल कर दिया है। लगातार देखा जा रहा है तमाम अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं। तो विधानसभा सत्र को आयोजित करने को लेकर उत्तराखंड में राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। विधानसभा सत्र आयोजित करने को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड में राजनीति गर्मा गई है और देहरादून में विधानसभा सत्र को लेकर हरीश रावत की ओर से बड़ा बयान सामने आया है और ये उत्तराखंडीयत और गैरसैंण का अपमान है। हरीश रावत की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। पहाड़ी राज्य होने के बावजूद भी सरकार ठंड डर गई है, ये कहा गया हरीश रावत की ओर से। पहाड़ी राज्य होने के बावजूद सरकार भी डर गई है, हरीश रावत की तरफ से लगातार बड़े बयान दिए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में विधानसभा सत्र आयोजित करने को लेकर राजनीति एक बार फिर गरमाई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले गैरसैंण में सत्र आयोजित करने की घोषणा की थी, वहीं अब देहरादून में सत्र करने का फैसला लिया है। ये उत्तराखंडीयत और गैरसैंण का अपमान है। हरीश रावत ने कहा कि सरकार को पहाड़ी राज्य होने के बावजूद भी गैरसैंण जाने में ठंड लग रही है, इसलिए ही सरकार वहां सत्र करने से बच रही है। तो विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। विशाखा, विधानसभा सत्र को लेकर उत्तराखंड में अब राजनीति देखने को मिल रही है। हरीश रावत जो लगातार बीजेपी में निशाना साधते रहते हैं, एक बार फिर निशाना साधा है गैरसैंण को लेकर के। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से हरीश रावत ने जो चुनावी कमान है वो संभाल ली है और जिसके बाद हर मुद्दे पर हरीश रावत कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पूरा कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत जिस तरह से विधानसभा सत्र पहले गैरसैंण में आयोजित होने की जो बात है, जो घोषणा है, वो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था। लेकिन जिस तरह से अभी ठंड के दायरे को देखते हुए या फिर कहिए कि कहीं ना कहीं कोरोना की प्रिकॉशंस को देखते हुए राज्य सरकार ने और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जो विधानसभा सत्र है वो अभी आगामी 10 दिसंबर तक जो है वो देहरादून में ही, राजधानी देहरादून में आयोजित होगा। जिसके बाद विपक्ष ने कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर और विधानसभा अध्यक्ष पर यह हमला बोला है कि राज्य सरकार या फिर कहिए कि जो गैरसैंण है, गैरसैंण की परंपरा का, गैरसैंण का राजधानी होने का कहीं ना कहीं अपमान किया गया है राज्य सरकार की तरफ से
और या फिर उन्होंने कहा है कि पहाड़ी राज्य होने के बावजूद भी सरकार के नुमाइंदों को, सरकार को गैरसैंण में जाते हुए ठंड लग रही है, इसीलिए विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित ना कराकर वो राजधानी देहरादून में आयोजित करा रहे हैं। तो ये निशाना विपक्ष की तरफ से साधा गया है, पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष पर साधा गया है और भारतीय जनता पार्टी पर साधा गया है। जी, जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हरीश रावत की ओर से की जा रही है, सीधा मायने कि 2022 में जीत का दावा भी वो लगातार कर रहे हैं, पूरी कोशिश की जा रही है सत्ता में वापस आने की। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरह से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति के तहत कार्य कर रही है, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो पूरी कोशिश है कांग्रेस की और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिस भी मोर्चे पर जहां भी मौका मिले, जो कमी राज्य सरकार की कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, उस मौके पर फिलहाल कांग्रेस कहीं कोई चूक नहीं कर रही है। जो पहले एकजुटता नहीं दिख रही थी वो अब एकजुटता दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के दौरे लगातार प्रदेश में जा रहे हैं, इसके बाद राहुल गांधी का भी जो आगामी दौरा है वो कांग्रेस की तरफ से प्रस्तावित किया गया है कि बहुत जल्द राहुल गांधी भी उत्तराखंड में रैली करेंगे। तो जाहिर तौर पर फिलहाल कोई चूक कांग्रेस की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है सत्ता में वापस आने की। चलिए विशाखा, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम देती रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है और जानकारी के मुताबिक पहाड़ से मैदान तक बादल छाए रहेंगे, ठंड भी बढ़ेगी, ये कहा गया है मौसम विभाग की ओर से। अगले 4 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। बड़ी जानकारी भी है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों को खासकर सावधान रहने के लिए कहा गया है, हिमपात वहां हो सकता है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादल छाए रहेंगे, ठंड बढ़ सकती है, खासकर रात के समय देखा जा रहा है तापमान बढ़ जाता है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। अगले 4 दिन के लिए कहा गया है कि भारी बारिश और बर्फबारी के आसार है। पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र, दोनों ही जगह कहा गया है ठंड बढ़ सकती है और खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। हिमपात की आशंका, चेतावनी जाहिर की गई है। तो मौसम जिस तरीके से उत्तराखंड का बदलने लगा, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ के होटल ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहीं जानकारी के मुताबिक अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों को सीएम सामने रखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आम जनता के हित में बड़े ऐलान कर सकते हैं मुख्यमंत्री चन्नी, ये जानकारी भी इस वक्त मिल रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आज 3 बजे चंडीगढ़ के एक होटल में होगी और इस दौरान मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनवाएंगे और साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि जनता के हित में आज भी फैसले ले सकते हैं, ऐलान उनकी तरफ से किया जा सकता है। दरअसल सत्ता की कमान संभालते ही सीएम चन्नी लगातार एक्टिव मोड में है, तमाम फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है, आज फिर पंजाब दौरे पर जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। पठानकोट जाएंगे सीएम केजरीवाल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पंजाब के दौरे पर एक बार फिर पहुंच रहे हैं और इस दौरान तिरंगा यात्रा से राष्ट्रवाद की अलख जगाएंगे। पंजाब में सीएम के साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम है दिल्ली के। तो सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव मोड में आ गए हैं, लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर पंजाब में उभरे हैं और सत्ता में काबिज होने के लिए तमाम कोशिशें, तमाम रणनीति बनाई जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से। और अब तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी जिसके जरिए राष्ट्रवाद का अलख जगाया जाएगा पंजाब में। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधन कर रही हैं। ये करिए, फिरोजाबाद तो वैसे भी ग्लास के आइटम के लिए विख्यात है और आप इसी ट्रेड से जो है अपना डिप्लोमा ले रहे हैं। आपको देखना चाहिए वहां पे क्या क्या कैसे कैसे लोग वहां पे कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी बागी आगे बढ़ने में, ठीक है ना। प्रयागराज। नमस्कार सर, हमारे बीच अरिहंता मुकेश है सर। गौतम की तबीयत आज ठीक नहीं है सर, इसलिए वो नहीं आए हैं। अरिहंता बात से बात करेंगे सर। राम सर। हाँ नमस्ते जी, क्या कर रहे हैं रहंत जी आप? डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल
अच्छा, आप किस उससे कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल से? जी सर। अच्छा, आपका कौन सा थर्ड ईयर है? जी फाइनल। तो क्या कर रहे हैं? इसके जो पैसा आपको प्राप्त होता है इससे क्या करते हैं? सर कॉलेज की और स्टडी मटेरियल में यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, माता पिताजी क्या करते हैं? सर किसान है। कहाँ के मूल रूप से रहने वाले हैं आप? मूल निवासी प्रयागराज के। प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। जी। तो घर से ही अप डाउन होता है अपने? जी सर, घर से ही होता है। चलिए, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके माताजी पिताजी को भी। नमस्कार सर, हमारे यहाँ सर अंशु निगम और आकाश सिंह दो बच्चे हैं सर, 9 और 10 के। आपसे बात करेंगे। आकाश जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपको प्रणाम। नमस्ते जी, आप क्या करते हैं? सर मैं 10th में पढ़ने वाला छात्र हूँ। अच्छा, तो स्कॉलरशिप से आप क्या करते हैं? इतना पैसा मिलता है तो? सर स्कॉलरशिप से मेरी पढ़ाई में बहुत ही मदद मिलता है। मुझे पुस्तकें खरीदने में और जो भी उपयोगी सामग्रियाँ पढ़ाई के लिए वो खरीदने में बहुत सहायता मिलती है। ऐसा तो नहीं कि स्कॉलरशिप का पैसा मिलने के बाद आप जो है बाजार में निकल जाते होंगे मार्केटिंग करने के लिए और फिल्म देखने के लिए, और माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल पढ़ रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं करते। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करते हैं ना? जी सर। तो ये पैसा जो मिल रहा है स्कॉलरशिप के रूप में, आपको इससे मदद मिलती है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में? जी सर, बहुत चलिए, मदद मिलती है। बहुत सुंदर, बधाई आपको और आपके माता पिताजी को भी जो आपको पढ़ाई यहाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं। अंश जी। धन्यवाद। यस सर, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते, आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में सर। 9th में आप पढ़ रहे हैं। यस सर। आपका मूल घर कहाँ है? सीएम योगी आदित्यनाथ की आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। विद्यार्थियों से बातचीत की जा रही थी स्कॉलरशिप को लेकर के, और विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी है, उनसे बातचीत की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। चलिए, इस बुलेटिन में इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।